हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा है आपकी यूपीएससी की। और जिसे आप लोग संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और आप देखते हैं कि इसे आप लोग सिविल सर्विस भी कह देते हैं या फिर आईएएस भी आप लोग कह देते हैं। और आपको मालूम होगा कि ये 3 स्टेज में 3 चरणों में होती है। पहले आप देखते हैं कि प्रीलिम्स होता है आपका, फिर आपका मुख्य परीक्षा होती है, फिर आप देखते हैं कि आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि यूपीएससी का इतिहास क्या रहा है, कब ये शुरू हुई भारत में। और आप देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग जो इस एग्जाम को करवाता है, जिसका कर्ता धर्ता है संघ लोक सेवा आयोग, उसका इतिहास क्या है, वो संस्था जन्म कब हुआ, उस संस्था का उसकी स्थापना कब हुई। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि संवैधानिक संस्था है, तो संविधान में कहाँ इसे जगह मिली हुई है, ये भी आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा। तो इस तरह के तमाम सवालों को हम लोग आज की इस क्लास में कवर करेंगे और इन क्लासों को आप लोग कवर करते रहिए। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई सवाल बचता है, तो आप लोग बेझिझक नीचे पूछ सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। और देखिए, ये सब नई क्लासें शुरू की हुई हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी कमियां इन क्लासों में दिखें आप लोगों को। तो आप मेरे लिए कोई सलाह हो, सुझाव हो, तो आप लोग बेझिझक बताया करिएगा, क्योंकि मायने रखती है आपकी सलाह। पहले आप लोग देखते हैं कि आज़ादी के पहले आप लोग चलिए, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है। उससे पहले हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। तो आप देखेंगे सिविल सर्विस की परीक्षा पहले इंग्लैंड में होती थी। कहाँ होती थी? इंग्लैंड में होती थी। और आप देखेंगे कि हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आप देखें कि राष्ट्रीय आंदोलन के कर्ता धर्ता थे, राष्ट्रवादी थे, उनकी ये मांग थी। क्या मांग थी उनकी? कि इस तरह की परीक्षा को भारत में भी आयोजित करवाइए। आप लोगों ने सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने, वो पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी और सिविल सेवा अधिकारी बने थे। तो ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर की बात कर रहा हूँ, जिनका जन्म आप देखते हैं कि 1 जून 1842 में हुआ था और 9 जनवरी 1923 में इनकी मौत हो गई थी। तो उसके बाद आप देखिए कि मांग उठती है कि इसका एग्जाम भारत में करवाया जाए। तो आप देखेंगे इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया और प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 में होती है। ये तारीख आप लोग याद रखिएगा, अक्टूबर 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। फिर आप देखते हैं कि आप चलते हैं, 15 अगस्त 1947 आ जाता है और आप देखते हैं कि आपका 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हो जाता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 में आपका पूरी तरह से संविधान लागू होता है और हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो जाते हैं। बहुत सारी संस्थाओं का जन्म होता है। तो 26 अक्टूबर 1950 में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में होती है। जो वर्तमान संघ लोक सेवा आयोग देख रहे हैं आप लोग, इसी की बात कर रहा हूं। और इसे आप देखेंगे संविधान के भाग 14 में, संविधान के भाग 14 को आप लोग पढ़ेंगे तो ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई है। क्या कही गई है? गठन की बात की गई है। और अगर संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष की हम लोग बात करें, जब 1926 में इसकी स्थापना हुई, तो सर रॉस बार्कर थे। ये आप लोग याद रखिएगा। पहले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे। ये 1926 से 1932 तक रहते हैं। ये अंग्रेजों के समय की बात हो रही है, ठीक है, 1947 के पहले की बात हो रही है। तब तो हमारे पास संविधान भी नहीं था अपना। पर आप देखते हैं कि 1932 से 1936 तक सर डेविड पैट्री रहते हैं। फिर आप देखते हैं कि 1937 से 1942 तक सर आयर गॉर्डन रहते हैं। और ये अंग्रेज ही आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि उनकी समय में ये एग्जाम होते थे।
पर आप देखेंगे 1942 से 1947 तक सर F.W. रॉबर्टसन रहते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे प्रथम भारतीय की अगर हम लोग बात करें तो 1947 में H.K. कृपलानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनते हैं और ये 1947 से 1949 तक रहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि R.N. बनर्जी आते हैं और ये 1949 से 1955 तक रहते हैं। तो R.N. बनर्जी के समय में ही आप देखें कि संघ लोक सेवा आयोग की वर्तमान जो आप देख रहे हैं इसकी स्थापना होती है और संविधान में से जगह मिलती है। ठीक है, तो कुछ और जानकारी है इसके बारे में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है और आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 14 को आप लोग पढ़िए, किसे 14 को। तो आप देखेंगे कि भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन सभी अनुच्छेदों में यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और संवैधानिक निकाय है। और संवैधानिक निकाय कहने का मतलब होता है कि संविधान के किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में इसे जगह मिली हुई है। केंद्र में यूपीएससी के समानांतर राज्यों में आप देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीसीएस काम करता है। क्या होता है? स्टेट पीसीएस यानी कि राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग जैसी एक संस्था होती है और यही आपके यहाँ पीसीएस का एग्जाम करवाती है। जैसे आप लोगों को बताया ना कि यूपी में आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पढ़ते हैं, देखते हैं, वही संस्था आप देखते हैं कि इस एग्जाम को यूपी पीसीएस को करवाती है, तो उसी की बात हो रही है। और सेंट्रल पे आप देखते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम कौन करवाता है? संघ लोक सेवा आयोग करवाता है। और संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 के तहत स्टेट पीसीएस की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा ज्वाइंट यानी कि संयुक्त राज्य पीसीएस भी हो सकता है कि शक्तियों और कार्यों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। देखिए, एक बात कहने का मतलब यह है कि दो राज्यों का एक संघ लोक सेवा आयोग भी हो सकता है, यानी कि मिला जुला, समझ रहे हैं आप लोग, और वो दोनों स्टेट में एग्जाम करवाएगा, तो उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग आप लोग कह सकते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, और ये भी आप सभी देखेंगे कि अनुच्छेद 315 से 323 में ही सभी आप लोगों को ये आयोग की स्थापना की बात कही गई है। और संविधान का भाग 14 आप लोगों को याद रखना होगा। इसके अगर हम लोग संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 315 को आप लोग पढ़ेंगे तो संघ और भारत के राज्यों के हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन की बात कही गई है। संविधान का अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ यानी कि आप देखिए केंद्र, राष्ट्रीय और भारत के जो राज्य हैं, जैसे आप देखिए एमपी, उत्तर प्रदेश या बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस तरह के आप देख रहे हैं राज्य आप लोग देख रहे हैं, तो राज्यों के लिए और संघ के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। और यह गठन किसके तहत हुआ है? अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 316 क्या कहता है? यह कहता है कि यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ स्टेट पीसीएस के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात की गई है। अब आप देखिए ये आयोग की स्थापना हो गई है अनुच्छेद 315 के तहत, तो इनमें आप देखिए सदस्यों की नियुक्ति की भी बात तो होगी, सदस्य तो होंगे, उनमें काम करने के लिए लोगों की जरूरत तो पड़ेगी, तो वो सदस्यों की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल क्या होगा, इसकी बात कही गई है। और आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो जनरल नॉलेज की जानकारी अपने पास रखा करिएगा। कई लोग आपसे मजाक मजाक में पूछ लेते हैं कि चलिए बताइए अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में संविधान के यूपीएससी और राज्यों के जो संघ लोक सेवा आयोग हैं इनके सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात की गई है। तो आप लोग फटाफट से बता देंगे अनुच्छेद 316 में कही गई है। अनुच्छेद 317 क्या कहता है? अनुच्छेद 317 यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करने की बात कही गई है। अब आप देखिए कि अनुच्छेद 315 में आयोग का गठन हो गया, अनुच्छेद 316 में
आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल की बात हो गई है। मान लीजिए ये सदस्य अच्छे नहीं है, इन्हें हटाना है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो आप देखिए अनुच्छेद 317 में सदस्यों को हटाने की और निलंबित करने की बात होने लगती है। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 318 को अगर आप देखें 318 आर्टिकल 318 की बात हो रही है, तो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति की बात होती है कि जो आयोग के सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सेवा की शर्तों हेतु कोई नियम तो होना चाहिए, तो वो नियम बनाने की शक्ति की बात होती है। फिर आप लोग अनुच्छेद 319 को पढ़ेंगे। आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध की बात करता है कि मान लीजिए आयोग के सदस्य हैं, वो सदस्य नहीं रहे हैं, तो वो कौन सा पद धारण कर सकते हैं, कौन सी आप देखिए पद पर रोक लगी हुई है, तो उसकी बात होती है। और लोक अनुच्छेद 320 को आप लोग अगर पढ़ें तो लोक सेवा आयोग के कार्यों की वर्णन की बात कही गई है, यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई है, तो कोई तो उसका काम होगा, किसी उद्देश्य के लिए तो उसकी स्थापना कहीं करी गई है, तो उसके कार्य क्या होंगे, उन कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 320 में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति की बात की गई है। जो लोक सेवा आयोग के कार्य हैं उनका विस्तार किस तरह से करा जा सकता है, शक्ति क्या है, उसकी बात की गई है अनुच्छेद 321 में। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय, खर्च, पैसा, इसकी बात कही गई है अनुच्छेद 322 में। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों की जो रिपोर्टें होंगी उनकी बात कही गई है। तो फिर से एक बार आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 315 में आप लोग जाएंगे तो इसमें आयोग के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 316 में जाएंगे तो इसमें सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात कही गई है। अनुच्छेद 317 में जाएंगे तो इन सदस्यों को किस तरह से हटाया जाता है, निलंबित किया जा सकता है, उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 318 में सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 319 ये आप देखिए कि आयोग के जो सदस्य हैं वो सदस्य ना रहने पर कौन सा पद धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसकी बात की गई है। फिर आप लोग अनुच्छेद 320 अगर पढ़ेंगे तो लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन यहां किया गया है कि कौन से काम होंगे, कौन से कार्य होंगे। अनुच्छेद 321 ये लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 322 ये लोक सेवा आयोगों के व्यय, खर्च भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए इन सदस्यों को देने के लिए, जो सब करवाते हैं इसके लिए दाम तो चाहिए, तो दामों की बात की गई है। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट होगी उसकी बात की गई है, किसमें, अनुच्छेद 323 में। तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप लोग बताइएगा। संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम लोग बात करें, किसकी, यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, संघ लोक सेवा आयोग की, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग जो संघ लोक सेवा आयोग देख रहे हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं। तो इसमें आप देखते हैं कि सदस्यों की नियुक्ति की बात होती है, यूपीएससी में जो सदस्य होंगे उसी की बात हो रही है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन से डायरेक्ट ही पूछ लेगा आपसे, और मैंने देखा है क्या रहता है कि आप लोग जब एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो आपके परिवार वाले होते हैं, या आप देखते हैं आपके आस पड़ोसी होते हैं, या आपसे जलने वाले होते हैं, तो वो कहते हैं कि बड़ी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस बनेगा। बताइए यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, वो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? आप लोगों से इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं, नॉर्मल पूछ लेते हैं, या आपके सीनियर हों जो पहले से तैयारी कर रहे हों, तो आप देखिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप लोगों को तुरंत बता देना है कि हाँ, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। हमारे जो राष्ट्रपति साहब आप लोग देखते हैं ना, प्रेसिडेंट साहब, वही करते हैं। और अगर आपसे फिर से पूछ ले कोई कि इनका राष्ट्रपति साहब का चुनाव कैसे होता है, तो आप लोग फटाक से बोलिएगा कि संवैधानिक पद है क्या आपका राष्ट्रपति,
वो कहना कि संविधान के भाग 5 में आप लोग जाइएगा और संविधान के अनुच्छेद 52 को पढ़िएगा, 52 को, और इसमें भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है। फिर कोई अगर आपसे सवाल कर दे कि इनका चुनाव कैसे होता है, तो कह देना कि संविधान का अनुच्छेद 54 पढ़ के आइए, और वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं। और इनके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये आप लोगों को बोल देना है जाकर, ठीक है। यहाँ बीच में आप देखिए राष्ट्रपति की बात हो गई, तो मुझे लगा कि इस तरह के सवाल पूछता है, मैंने देखा है लोगों को पूछते हुए। फिर कार्यालय की बात होती है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्यालय है उसकी बात हो रही है। तो यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि देखिए, चलिए यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है राष्ट्रपति ने, अब इनका कार्यकाल कितना होगा, ये कब तक काम करेंगे? तो आप देखेंगे यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए सदस्य बनाया जाएगा, या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। मान लीजिए किसी सदस्य की नियुक्ति आप देखें कि 45 साल में होती है, 45 सदस्य का कोई व्यक्ति है, उसे सदस्य बना दिया जाता है, तो वो तो आसानी से आप देखिए 6 साल पूरा करेगा, 51 का हो जाएगा और उसका पूरा टर्म पूरा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी की नियुक्ति आप देखिए 63 साल में हो जाती है, तो वो तो आप देखेंगे 2 साल बाद ही 65 का हो जाएगा, तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो भी पहले हो। अब बात आती है इसमें, अब आप देखिए कि इनके कार्यकाल की बात हो गई है सदस्यों के, तो एक मन में और सवाल आता है, क्या इन सदस्यों का पुनर्नियुक्ति हो सकती है? क्या दोबारा ये सदस्य बन सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति जो एक बार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, यानी कि सदस्य बन चुका है, तो अपने कार्यालय में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। समझ गए आप लोग? मान लीजिए कि आप हैं, उदाहरण दे देता हूं, अच्छा है कि एक बार आप लोग सदस्य बन गए यूपीएससी के, तो आप लोग दोबारा यूपीएससी के सदस्य नियुक्त होने के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। और त्यागपत्र की बात होती है, मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति हो चुकी है, तो आप लोग त्यागपत्र देना चाहते हैं, पद छोड़ना चाहते हैं, तो किसे दे सकते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। कई कारण रहते हैं इसके, तो आप देखिए अगर आपको पद से इस्तीफा देना है तो आप लोग लिखित में किसे भेज सकते हैं? राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। अब आप देखिए कि सदस्यों का निष्कासन या निलंबन, कोई सदस्य है उसे हटाना है किसी भी कारण से, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, हटाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय पूर्ण होने से पूर्व भी हटा सकता है, और जिस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया गया है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में आप देखिए इसे हटा सकते हैं। एक तरह से आप देखिए कहने का मतलब सीधा सा ये है कि नियुक्ति हो चुकी है, अब आप देखिए कि किसी सदस्य को, अध्यक्ष को हटाना है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो इसे क्या करेगा? राष्ट्रपति उसके कार्यालय पूर्ण होने से, जो कार्यकाल है उसका पूर्ण होने से पहले ही उसे निलंबित हटा सकता है, और जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो, अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न हो, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए आयोग हो, तब उसे अध्यक्ष हो, वो चाहे सदस्य हो, उसे हटाया जा सकता है। सेवा शर्तों की बात करें अगर हम लोग, तो आप देखेंगे यूपीएससी के मामले में भारत के राष्ट्रपति की शक्ति आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। कौन? राष्ट्रपति साहब। और आयोग के कर्मचारियों की संख्या, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करता है राष्ट्रपति साहब। अगर शक्तियों पर प्रतिबंध की बात करें तो यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। एक बार नियुक्ति हो चुकी है
तो फिर आप देखिए सेवा शर्तों में कोई क्या नहीं किया जाएगा, कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, जैसी आपको मिल रही हैं उसी तरह मिलती रहेंगी। कार्यों का विस्तार करने की शक्ति की बात करें तो किसी राज्य का विधानमंडल संघ लोक सेवा आयोग या स्टेट पीसीएस राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में कानून अथवा किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा गठित किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य निकाय कॉरपोरेट की सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास हेतु प्रावधान कर सकता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और व्यय की बात करें तो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित यूपीएससी का खर्च भारत की संचित निधि से लिया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, भारत की संचित निधि से लिया जाएगा। अब यहाँ एक सवाल और आप लोग पूछ लेंगे कि संचित निधि क्या है। तो संविधान का अनुच्छेद अगर 300 माफ करिए अनुच्छेद 266 संविधान का आर्टिकल 266 एक पढ़ेंगे आप लोग, तो इसके अनुसार सरकार को मिलने वाली सभी राजस्वों जैसे सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। तो उनका जो वेतन है इनका, चाहे भत्ता हो या फिर आप देखिए पेंशन हो या खर्चा हो, ये सभी भारत की संचित निधि से खर्च किए जाएंगे, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि एक सवाल और आता है रिपोर्ट प्रस्तुत करने की। तो आप देखेंगे यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यानी कि साल भर की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है। और जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो उन मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। अस्वीकृति के कारणों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। राज्यसभा लोकसभा की बात कर रहा हूं, ठीक है। और तो एक कहानी होती है संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी की, और इसी तरह से आपको बताया कि राज्यों में आप देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग होता है। उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं यूपीपीसीएस की बात कर लीजिए, यूपी उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूं। तो इसमें भी सदस्यों की नियुक्ति होती है। क्या होती है? सदस्यों की नियुक्ति वहां भी होती है, वहां भी सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। तो राज्य में, हर राज्य में उनके यहाँ लोक सेवा आयोग होता है, जिसे अलग अलग नामों से आप लोग जानते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग, राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो इनमें जो सदस्यों की नियुक्ति होगी, स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो आप देखिए यूपीएससी है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है यूपीएससी, इसके सदस्यों की अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यों में जो राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और आप सभी जानते हैं जिस तरह से आप लोग राष्ट्रपति को केंद्र में देखते हैं ना, उसी तरह से राज्यों में आप लोग राज्यपाल को भी देखते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब के द्वारा होता है, चुनाव नहीं होता है राज्यपाल का, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और कार्यालय की अगर हम लोग बात करें, कार्यकाल की, राज्य लोक सेवा आयोग में जो सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उनका कितना होगा कार्यकाल, कितने टाइम के लिए होंगे? तो स्टेट पीसीएस के सदस्य 6 साल की अवधि के लिए और 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले वो पद पर रहेंगे। यहाँ आप देखिए 65 से कम करके 62 रखती गई है राज्यों के मामले में, और यूपीएससी के मामले में कितनी है? 65 साल है, 6 साल तो बराबर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इनकी पुनर्नियुक्ति की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण किया है, वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसने एक बार सदस्य बन गया है तो वो पुनर्नियुक्ति के पुनः नियुक्त नहीं हो सकता है, उसके पात्र नहीं होगा। अगर त्यागपत्र की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य राज्य के राज्यपाल को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है। देखिए इस्तीफा की बात हो रही है, स्वेच्छा से अपना इस्तीफा आप लोग देना चाह रहे हैं तो राज्यपाल को दे सकते हैं। देखिए यहाँ ये लाइन आप लोग जरूर पढ़िएगा, सदस्यों का निष्कासन और निलंबन की बात होती है। मान लीजिए कोई राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके सदस्यों को हटाना है और निलंबित करना है, तो स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उनके कार्यालय से हटाया जाएगा।
हटाने की अधिकार, हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ये आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। राज्य के जो राज्य लोक सेवा आयोग इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का मामला किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। हाँ, ये अध्यक्ष और सदस्य अगर इस्तीफा अपना देना चाहें तो राज्यपाल को दे सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकता है राज्यपाल, हटा नहीं सकता है राज्यपाल, ये याद रखिएगा। राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलंबित कर सकता है, जिसमें संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाता है। तो और सदस्यों को हटाने की शर्तें यूपीएससी के सदस्यों के हटाने की समान ही है। सेवा शर्तों का विनिमय करें तो स्टेट पीसीएस के मामलों में राज्यों के राज्यपाल वही कर्तव्यों का पालन करते हैं जो यूपीएससी के मामले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और शक्ति पर प्रतिबंध की बात करें तो स्टेट पीसीएस के सदस्यों की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। और खर्च की बात करें तो स्टेट पीसीएस के सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। वहां भारत की संचित निधि पर, यहां राज्य की संचित निधि पर है। रिपोर्ट की बात करें तो स्टेट पीसीएस अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य की राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। वहीं जिन मामलों में आयोग की सलाह मान्य नहीं होगी उन मामलों में से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को प्रस्तुत करना होगा, और अस्वीकृत के कारण को पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और राज्य विधानमंडल में आप देखते हैं जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो जाता है, लेकिन हर राज्य में आप देखते हैं कि विधान परिषद नहीं है, तो वहां विधानसभा केवल होती है। ठीक है, अब बात आती है कि सेवा अवधि समाप्त होने पर पुनः नियुक्ति की। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो यूपीएससी का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर रोजगार हेतु आपात्र होगा। यानी कि कहने का मतलब यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा, आपात्र होगा। ठीक है, उसके लिए कोई अवसर नहीं है, ठीक है, कि वो सरकारी नौकरी पाले आगे चलकर। और अध्यक्ष की बात करें अगर हम लोग स्टेट पीसीएस में, यानी कि राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष है उसकी अगर हम लोग बात करें तो स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अन्य स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास ऑफर है, उसके पास रास्ता है कि वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या किसी अन्य सदस्य की जगह ले सकता है, या आप देखिए किसी अन्य स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्ति हो सकती है। मान लीजिए कि वो उत्तर प्रदेश का अगर अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, तो वो आप देखिए यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है, वो सदस्य भी बन सकता है, या फिर आप देखिए वो एमपी में जाकर एमपी पीसीएस का यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, नियुक्त होने की बात होगा। लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा, उसके पास ऊपर का रास्ता यही खुला हुआ है। अन्य सदस्यों की बात करें तो यूपीएससी का सदस्य अध्यक्ष के अलावा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यूपीएससी का जो सदस्य है उसके पास क्या है, रास्ता है कि वो या तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है सदस्य, यानी कि ऊपर जा सकता है, या फिर आप देखिए कि स्टेट पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान किसी भी राज्य में जाकर वहाँ राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, नियुक्ति के पात्र होगा। ठीक है, 1 से 2 बार देखिए समझ में आ जाएगा सब, और फिर भी नहीं आता है तो आप लोग बताइएगा। वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार हेतु पात्र नहीं होगा। अब छोटे कहाँ पद पर वो आएगा, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की कार्य क्या है, अब आप देखिए कि इनकी नियुक्ति हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो केवल ये देखने के लिए नियुक्ति नहीं की गई है, इनके कुछ काम तो होंगे। अगर ये आयोग बनाए गए हैं तो कोई इतना पैसा बर्बाद तो नहीं करेगा, संविधान में जगह दी गई है, इतना आप देखिए विस्तार से बता दिया गया है, तो इनका कुछ काम तो होगा, उसी उद्देश्य से तो इनका स्थापना की गई होगी। तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात करें तो परीक्षा आयोजित कराना। अब बात आती है आपके कामों की। जो यूपीएससी आप लोग देख रहे हैं ना, ये संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा पेपर करवाया जाता है। जो आप लोग स्टेट पीसीएस में जाते हैं ना, यूपी पीसीएस का देखते हैं ना,
वो आप देखेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश PCS, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई जाती है। संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का कर्तव्य है कि वे क्रमशः संघ की सेवाएं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाएं। और स्टेट PCS को सहायता तो UPSC का यह कर्तव्य है, यानी कि ऊपर वाले का संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि राज्य लोक सेवा आयोग कि वह राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा तैयार करने में और संचालन करने में मदद करे, और जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है। अब आप देखिए कि बड़ा घर में बड़ा होता है जो, उसका आप देखिए कर्तव्य भी तो होता है कि वो जब नीचे वाले उससे अनुरोध कर रहे हैं तो उनकी मदद करें। तो यही बात होती है। PCS के साथ परामर्श की बात करें तो UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग निम्नलिखित मामलों पर विचार विमर्श करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है घर में एक बड़ा है और फिर उनसे छोटे हैं, तो आप देखते हैं कि उसका विमर्श कर सकते हैं आपसी मामलों में, क्या विचार विमर्श कर सकते हैं कि आपका क्या विचार है इस पर, हमारा क्या विचार है। ठीक है, तो सिविल सेवाओं और सिविल पदों हेतु भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर दोनों मिलकर बैठकर विचार विमर्श कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उपयोगिता के आधार पर सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण में एक दूसरे दोनों बैठकर चर्चाएं कर सकते हैं। भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने से संबंधित सभी अनुशासनात्मक मामलों पर ये चर्चा कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए किसी भी मामले पर सलाह दे सकता है। सलाह देने की बात हो रही है, ठीक है, कर्तव्य होगा ये। और आप देखते हैं कि आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं संविधान के भाग 3 में, तो संविधान के भाग 4 में का में आप लोग जाते हैं तो मौलिक कर्तव्य भी तो है आपके पास। चलिए ये भी याद रखिएगा। तो अब आप देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग की बात कर ली है केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्यों में आप देखें कि राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर ली है। लेकिन आप देखिए 2 राज्य हैं, वो आपसी में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 ये भी कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है, और इसे आप लोग संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से जानेंगे। तभी संसद कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन JSPCS PSC की नियुक्ति का प्रावधान कर सकता है। यानी कि आप देखिए कि मान लीजिए क्या मान लेना है आपको, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश अगर चाहें तो एक आप देखेंगे कि लोक सेवा आयोग बना सकते हैं तीनों, और इस प्रकार के संकल्प को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। अधिकारियों की नियुक्ति की बात करें तो जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग 2 का मिला जुला या 2 से अधिक का मिला जुला जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है कि ज्वाइंट स्टेट PCS के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और संयुक्त आयोग का 6 सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारण करने की बात कही गई है। यहाँ संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में बदला इतना है कि इसकी नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, और राज्यों में कौन करता था, राज्यपाल करता था वैसे मामले में। लेकिन यहाँ 2 राज्यों की बात हो रही है, इनके सदस्यों की 6 साल अवधि रखी गई है, और लेकिन 62 वर्ष की आयु तक जो राज्यों के सदस्यों की बात हो रही थी उन्हीं के बराबर रखी गई है। इस्तीफे की बात करें तो अनुच्छेद 317 के तहत ज्वाइंट स्टेट PCS का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है। वहां आप देखिए राज्यपाल की हुई थी राज्यों में, लेकिन संयुक्त राज्य में आप देखेंगे 2 राज्यों के बीच या 2 से अधिक राज्यों का संघ लोक सेवा आयोग है मिलकर, तो उसका इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया जाएगा, ना कि राज्यपाल को। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ दिए जाने के बाद राष्ट्रपति को आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। राज्यों में भी आप देखें राष्ट्रपति के पास है, संघ लोक सेवा आयोग का भी राष्ट्रपति के पास है हटाने का, और आप देखें संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का भी ये शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ किए जाने पर राष्ट्रपति को आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलंबित करने का अधिकार है। लेकिन आप देखिए संदर्भ की बात हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ में तो आप देखिए राज्यपाल भी हटा सकता है राज्यों में, ठीक है।
और शक्तियों की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 318 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। आयोग के सदस्यों की संख्या उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करने से संबंधित और सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करने से संबंधित है। और रिपोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 323 के अनुसार ज्वाइंट स्टेट पीसीएस का यह कर्तव्य होगा कि वह उन राज्यों के राज्यपालों के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिन्होंने मिलकर आयोग का गठन किया है। यहाँ राज्यपाल दे दिया गया है। और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उन मामलों की व्याख्या करते हुए एक ज्ञापन प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होता है और जिनमें आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया हो, अस्वीकृति के कारण प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं। तो ये भी बात है। इस तरह से आप देखेंगे कि एक कहानी होती है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की, राज्य लोक सेवा आयोगों की और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की। 1 से 2 बार आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा। मुझे लगता है कि सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बड़े फंसाने वाले पेच हैं। कहीं राज्यपाल, कहीं राष्ट्रपति, कहीं इतनी उम्र, कहीं उतनी उम्र। तो ध्यान दीजिएगा और मुझे लगता है कि क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल बचते हैं तो आप लोग नीचे जाकर बता सकते हैं, उन पर भी हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है। और अगली क्लास में क्या हम देखेंगे, हम लोग यूपीएससी के पैटर्न पर बात करेंगे और इसकी योग्यता क्या चाहिए आपको पास, क्या क्या जरूरी होना चाहिए आपको पेपर देने के लिए। इस सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए।